आज हम बात करेंगे कि बीजेपी की 2024 के इलेक्शन को जीतने की स्ट्रेटजी क्या है। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी 24 के इलेक्शन लड़ रही है, किन मुद्दों से वो भाग रही है और क्या 24 के इलेक्शन में जीत पाएगी भी या नहीं। पर वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर, अगर आप अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं तो कृपया वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वा सुनने की अगर क्षमता है तभी आप यहाँ पर रुकें। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के थ्रू। इन दोनों लोगों ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की थी। देखिए, जब बीजेपी बनी थी तब से ही इसकी आइडियोलॉजी धार्मिक ही है। जैसे अन्ना हजारे के मूवमेंट से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, वैसे ही 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। उस समय पर एक पार्टी बहुत आगे निकल कर आई, वो थी बीजेपी। तब बीजेपी के लीडर्स और काफी और लोग थे जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि बाबरी मस्जिद गिरवाने में इनका पूरा हाथ है। इनके भड़काऊ भाषण की वजह से ही जनता के अंदर एग्रेशन आया और उसने बाबरी मस्जिद गिराई। और रही बात बीजेपी की आइडियोलॉजी की, तो बीजेपी वालों का कहना है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी आइडियोलॉजी धार्मिक है, रिलीजियस है। यहाँ तक बात समझ में आती है, पर आज से पहले पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी ने लोगों को धर्म के नाम पर इतना बांटा हो। और लोगों को धर्म में बांटने का श्रेय जाता है बीजेपी को। पिछले कुछ सालों में लोगों के अंदर इस तरह का जहर घोल दिया है इन लोगों ने, जिससे शायद आने वाली पीढ़ी निकल भी न पाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी न्यूज एजेंसी हैं वो सारी दलाल हैं। वो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वा रही हैं, लोगों को ऐसा मैसेज दे रही हैं कि सारे मुस्लिम गलत होते हैं और सारे हिंदू अच्छे होते हैं। एक डर ये डाल है और दूसरा डर डाल है कि अगर हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ रिलेशन में रहेंगी, दोस्ती करेंगी, फ्रेंडशिप कुछ भी करेंगी, तो वो उन्हें मार कर फ्रीज में डाल देंगे, सूटकेस में भरकर फेंक देंगे। इस तरह की न्यूज चलाई जा रही है। और जो ये जनरेशन है जिसके पास इतनी नॉलेज है, एक क्लिक में वो कुछ भी पता कर सकते हैं। वो सामने वाले की बोली हुई बात को क्रॉस चेक भी नहीं करते और उस पर भरोसा कर लेते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है वो संपत्ति बांट देंगे, वो मंगलसूत्र ले लेंगे, दूसरे को बांट देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे। ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है। और काफी युवा इस चीज पर आंदोलन करने लगे, उनके हाथ में प्रॉपर बैनर है। और जबकि ये बात कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में लिखी ही नहीं। धर्म के नाम पर अगर सबसे ज्यादा बांटने का काम किसी एक पार्टी ने किया है तो वो है बीजेपी। जितनी इस जनरेशन में अपोजिट धर्म के लोगों के लिए हेट है, इतनी हेट आज से पहले कभी नहीं थी। इतनी हेट तो तब नहीं थी जब मुगलों का शासन था। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 10 केस हुए, मानिए वो रेप के ही है, और 10 में से एक केस में मुसलमान ने रेप किया है हिंदू लड़की का, तो वो न्यूज वो टॉप पर दिखाएंगे और बाकी बची 9 न्यूज़ें वो दिखाएंगे ही नहीं। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर धर्म में सब अच्छे ही लोग हैं, ये इम्पॉसिबल है। कुछ लोग हर धर्म में गलत होते हैं, पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आप सिग्निफाई करके ये नहीं दर्शा सकते कि पूरा का पूरा रिलीजन धर्म गलत है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 2014 से अब 24 तक बीजेपी की सरकार रही। 14 में बीजेपी को इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार से लोग तंग हो चुके थे। कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भी ज्यादा थी, हर चीज उसमें ज्यादा थी, इसीलिए लोगों ने बीजेपी को चुना। और कुछ लोग आके बोलते हैं क्या तब महंगाई नहीं थी, तब बेरोजगारी नहीं थी? तब बेरोजगारी महंगाई थी, इसीलिए तो आपको चुना था, इसलिए नहीं कि आप उसको और 2x 10x पर लेकर जाएं। देखिए, 24 का चुनाव बीजेपी जीती थी इन्हीं मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। इन मुद्दों पर बीजेपी 14 में जीत कर आई थी, ना कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर, धर्म के मुद्दों पर, राम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। इन मुद्दों पर बीजेपी 14 में जीत कर नहीं आई। कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक में करप्शन था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी। सिर्फ एक चीज नहीं थी, धर्म, रिलीजन। बाहर देशों में क्या होता है, अगर लोग डेवलप होते हैं तो धर्म, रिलीजन को इतना मान्यता नहीं दी जाती, पर हमारे यहाँ उल्टा है। हम डेवलप होते हैं तो हम धर्म, रिलीजन, जाति प्रथा में ज्यादा उलझ जाते हैं। और ये काम करवाने में ये बाबा भी पीछे नहीं रहते। इन बाबाओं को बैठाया गया है आपको गुमराह करने के लिए। असल मुद्दों से
ध्यान हटाने के लिए ये सिर्फ आपको धर्म में रिलीजन में उलझाए रहे और कोई इंसान ना बेरोजगारी पर बात करे ना ही महंगाई पर बात करे। धर्म जीने का एक जरिया हो सकता है, जिंदा रहने का जरिया नहीं है। जिंदा रहने के लिए आपको खाना खाना ही पड़ेगा और धर्म खाना नहीं देता। और उसके बाद आ जाते हैं 2019 के इलेक्शन में। 2019 में पुलवामा हमला हुआ जिसमें हमारे सिपाही शहीद हुए और गवर्नमेंट ने उस समय पर उस चीज का बदला भी लिया। वो बात वहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को अपने भाषण में शहीदों के ऊपर वोट नहीं मांगना चाहिए था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वो जीते सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से। पुलवामा हुआ, मोदी ने इधर से रिप्लाई दिया। जब हमारे फौजी भाई शहीद हुए तो हमारे अंदर देशभक्ति जाग गई कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहे पर बदला तो हम जरूर लेंगे। बीजेपी ने बदला भी लिया और लेना भी चाहिए। और उसी एक रीजन की वजह से बीजेपी को 14 के इलेक्शन से ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा वोटें मिली। और अब 24 का चुनाव है। अब इनके पास ना ही कोई मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, करप्शन, इस सब की बात तो 14 में कर ली थी उन्होंने और 10 साल में लोगों ने देख भी लिया। कोई अटैक हुए नहीं, इसीलिए वो एक रास्ता भी क्लोज हो जाता है। अब सिर्फ एक मुद्दा बचता है और वो मुद्दा है जिससे बीजेपी का सही मायने में जन्म हुआ था, धर्म। अब सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। अमित शाह ने बोला, माताओं बहनों, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, एक बार फिर हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपको मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएंगे। तीर्थ यात्रा कराने का वादा तो कर लिया, पर उनके बच्चों को नौकरी देने का, शिक्षा देने का, अच्छा इलाज देने का वादा करना भूल गए। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज तो बची नहीं और उन्होंने अपने खुद के बच्चे को बीसीसीआई का हेड बनाया हुआ है। जिसको बैट पकड़ना नहीं आता वो टीम सेलेक्ट कर रहा है। कुछ बीजेपी के दलाल आके बोलते हैं बीजेपी के राज में यहाँ से वहां तक की इतनी रोडें बनी, हमारा डिफेंस मजबूत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। ये चीजें हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं, ना ही ये चीजें किसी से छुपी हुई हैं। 14 के बाद से हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। रोडों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, पर सिर्फ डेवलपमेंट ही थोड़ी न बढ़ा है, बढ़ा तो करप्शन भी है। और अगर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ होता और करप्शन कम हुआ होता तो ये अपने भाषणों में लोगों को बांटने का काम क्यों करते? क्यों इनको बार बार हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, लव जिहाद, इन तरह के चीजों का यूज करना पड़ रहा है? ये भी अपने भाषणों में खुलकर बात करें, हमने डेवलपमेंट किया, हमने यहाँ से यहाँ रोड बने, हमने डिफेंस पर इतना लगाया। क्यों नहीं बताते? जनता के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, इसका जवाब दें। इनके चिलगोजे नहीं बोलने चाहिए कि डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि ये बोले कि डेवलपमेंट हुआ है, पर हर डेवलपमेंट के पीछे कुछ न कुछ तो करप्शन है। तो ये हिसाब दे कैसे पाएंगे? बीजेपी कैसी भी पार्टी हो, पर मुझे इसकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इनका आईटी सेल। इनका आईटी सेल इतना शार्पली वर्क करता है, इतनी स्ट्रेटेजी से वर्क करता है, इस चीज का तो मैं भी फैन हूँ। बीजेपी की आईटी सेल का सच में मैं दिल से फैन हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप सुनिए। देखिए, 14 से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 10 सालों में बीजेपी की आईटी सेल ने पीएम पोस्ट के लिए जितने भी चेहरे थे उन सब के चेहरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे? राहुल गांधी पीएम पोस्ट के लिए सही थे और कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी भी थी और कांग्रेस के पास पीएम पद के लिए चेहरे नहीं थे सिवाय राहुल गांधी के। तो बीजेपी के आईटी सेल ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी की इमेज लोगों के दिमाग में खराब करनी स्टार्ट कर दी। कैसे? जैसे राहुल गांधी का कोई भी भाषण हो, उसमें वो किसी भी बात पर बोले तो उनके कुछ वर्ड्स को निकाल कर ट्रेंड करवा दिया जाता। जैसे आपने एक इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये वाला मीम देखा होगा, ये वाला राहुल गांधी का वीडियो देखा होगा। पर असल वीडियो, पूरा वीडियो ये था ही नहीं। असल वीडियो ये था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये शब्द बीजेपी के थे, उन्होंने ये शब्द बोले थे। पर पीछे की स्पीच काटकर आगे की स्पीच रखी और उसको ट्रेंड करवा दिया और फिर लोगों ने मीम बना दिया। और फिर बीजेपी की आईटी सेल ने जितने भी राहुल गांधी के ऊट पटांग वीडियोस को काट कर सोशल मीडिया पर डाली, जिसकी वजह से राहुल गांधी पर भरोसा करना ही नहीं चाहते थे।
क्योंकि राहुल गांधी को स्ट्रेटेजीफुली पप्पू बना दिया गया, इसीलिए लोग उन पर भरोसा नहीं करना चाहते थे कि ये इंसान अगर पीएम बन गया तो क्या करेगा। और इसमें कांग्रेस की आईटी सेल बहुत ढीली ढाली थी, उसको ये पता ही नहीं चला कि पिछले 10 सालों में क्या क्या हो रहा है। इनकी आंखें अब जगी तो अब इन्होंने पूरा वीडियो रिलीज किया, जैसे पहले ये लोग सो रहे थे। और अगर अपोजिशन में बात करें तो सिर्फ एक चेहरा है जो मोदी को सीधी टक्कर दे सकता है, और मुझे लगता है वो केजरीवाल है। और जो बचा हुआ काम था वो भारत की बिकी हुई मीडिया ने कर दिया। मानो कि लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते कि सच क्या था, पर मीडिया वाले तो देख सकते थे। उनको तो कोई न्यूज चलाने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए, पर उन्होंने भी ये नहीं किया कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इसके पीछे का पूरा सच क्या है? इन हिंदुओं को इस देश से बाहर निकालना है, इसके पीछे का पूरा सच क्या है? इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है। वो है, आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है, मुझे दिखा दो। पर क्या करें, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कभी सोचा है कि मोदी की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड इतनी टॉप पर क्यों? सबसे इन्फ्लुएंसर पीएम की बात किया जाए तो वो पीएम मोदी। कैसे? क्योंकि सबसे पावरफुल पर्सन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पुतिन है। होना तो सबसे फेमस इन लोगों को होना चाहिए था, पर मोदी क्यों? उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और इस रीजन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मानिए आप किसी एक पर्सन से कभी नहीं मिलते, हफ्ते, 6 महीने में, 1 साल में, महीने में कभी मन हुआ तो आप 1-2 बार मिल लिए उससे, बाकी आप ज्यादा उससे मिलना पसंद नहीं करते। और वहीं पर एक दूसरा पर्सन है जिसके साथ आप हर दूसरे दिन, तीसरे दिन बैठते हैं, उसके साथ समय गुजारते हैं, हंस के बात करते हैं। तो इन दोनों लोगों में अगर आपको सिर्फ एक को चुनने को बोला जाए तो आप 100% सेकंड पर्सन को ही चूज करेंगे, क्योंकि आप उसके साथ ज्यादा समय निकालते हैं, आप उसके साथ ज्यादा समय बैठते हैं। एक नॉर्मल फ्रेंड और एक बेस्ट फ्रेंड में फर्क सिर्फ इतना ही होता है। एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ आप इतना समय नहीं बैठते जितना आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठते हैं, और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप उसके साथ ज्यादा समय गुजारते हैं। किसी चीज में कोई इंसान सबसे अच्छा हो सकता है अगर वो उस चीज को सबसे ज्यादा समय दे, और यही एक रीजन है मोदी की पॉपुलैरिटी का। वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ट्रैवल किया ही करते हैं, कभी इटली, कभी जापान, अमेरिका, रशिया, कनाडा। जितने दिन वो देश में नहीं रहते उससे ज्यादा समय तो वो विदेश में रहते हैं। और जो हमसे कम पावरफुल देश हैं या ज्यादा पावरफुल देश हैं, कोई भी देश है, जब हमारे देश के पीएम उससे मिलते हैं तो एक मैसेज तो यही जाता है कि हमारे रिलेशन भारत के साथ अच्छे हैं। हो सकता है आगे कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो भारत उसमें हमारा साथ दे। हम जाते तो अपने दोस्त के ही घर हैं, दुश्मन के घर तो जाते नहीं। इसीलिए वो सोचते हैं, वहाँ की जनता सोचती है कि इतने बड़े देश के पीएम हमारे देश के फ्रेंड हैं, अगर आगे कभी हमको प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। इस समय हमारे और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हमारे देश के लोगों से पूछा जाए कि आपके हिसाब से भारत के कौन से 5 ऐसे देश हैं जो मुसीबत के समय भारत को हेल्प करने के लिए आएंगे, तो उसमें अमेरिका का नंबर भी जरूर होगा। इसी एक रीजन की वजह से मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा पीएम मोदी गेमर्स से मिले थे और उन्होंने एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें उन्होंने क्रिएटर्स को बुलाया और अवार्ड दिए। इलेक्शन से पहले ऐसा क्यों किया गया ये आप समझते हैं, क्योंकि ये जमाना इंटरनेट का है। जितने क्रिएटर उनके पक्ष में बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा, और इस चीज का असर क्रिएटर अवार्ड के बाद दिखा भी। काफी क्रिएटर थे जो या तो न्यूट्रल थे या तो बीजेपी के अगेंस्ट थे, लेकिन उनको वहां बुलाकर क्रिएटर अवार्ड दिया गया। पीएम ने खुद उनको अपने हाथों से दिया, और उस रीजन की वजह से उनका ब्रेन वॉश हुआ और उन्होंने सोचा पीएम इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमको बुलाकर अवार्ड दिया, पर इसके पीछे का रीजन वो समझना नहीं चाहते। इतने सालों में क्रिएटर का अवार्ड क्यों बुला के दिया गया? क्रिएटर से मिलने का समय है, पर किसानों से नहीं। क्यों? छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर तक सबको बुलाया गया और सबको अवार्ड दिया गया। छोटे क्रिएटर को मोदी ने जब अवार्ड दिया तो उसे लगा देश के पीएम खुद मुझे अवार्ड दे रहे हैं, मेरे बगल में खड़े हैं। इसी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से वो उन्हें
महान समझने लगा और उनके खिलाफ गलत बोलना बंद कर दिया। इलेक्शन से पहले गेमर्स से मिलना और अवार्ड शो करवाना, आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल मूव है? और अगर आपका ब्रेन वॉश इतनी सी बात से हो गया तो आप इंसान बनने के लायक थे ही नहीं। और ये थी बीजेपी की 2024 के इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी। इन्हीं मुद्दों पर बात होगी अगले 1 महीने तक। और यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बंदा ये दावा कर रहा था कि चाइना हो, रशिया हो, वो इतना डेवलप हो पाया क्योंकि वहाँ पर स्थायी सरकार थी, और अगर सरकार स्थायी होगी तो डेवलपमेंट जरूर होगा। तो उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है, और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं। और पिछले 2 चरणों के इलेक्शन देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी वापस ना आए, हो भी सकता है आए, हो भी सकता है नहीं आए। बीजेपी के ना आने के चांसेस 75% है, क्योंकि जब सारी पार्टियों ने मिलकर संगठन बनाया और लड़ी हैं तो सच में इलेक्शन वही जीती है, फिर चाहे इमरजेंसी के बाद का इलेक्शन हो या 1999 का इलेक्शन। और आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि वोट डालने जरूर जाइए। आपको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, इसलिए नहीं कि आप उस दिन की छुट्टी मारकर वेकेशन पर चले जाएं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया और हमें ये फर्ज। थैंक यू।